जय हिंद साथियों। मैं लोकेश अवचेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले हमारी नंबर सिस्टम की 4 क्लास आ चुकी हैं। तो इससे पहली जो क्लास थी, शेषफल की पहली क्लास थी। आज दूसरी क्लास होने वाली है। जिन भाइयों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं सेकंड क्लास की ओर। तो साथियों, ये हमारा शेषफल का सेकंड टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे घात वाली शेषफल, यानी कि जैसे कोई a की घात n माइनस b की घात n। यदि यहाँ n एक विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या है। शेषफल टॉपिक है, शेषफल। रिमाइंडर। तो यदि यहाँ n एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। n क्या है? ऑड नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या। n यदि विषम संख्या हो तब ये किससे घटेगा? किससे घटेगा? n माइनस a माइनस बी से। ये हमेशा a माइनस बी से विभक्त होगा। यानी कि a और b का मान कुछ भी दे रखा हो तो a में से माइनस b। तो ये यदि n एक विषम संख्या है तब घटेगा। तो कैसे घटेगा देखते हैं। मतलब ये चीज ऐसी ही क्यों है? ऐसा ही क्यों है? n का मान एक विषम रख लें। एक की तो कोई खास वैल्यू नहीं रहती, 3 रख के देख लेते हैं ना। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए की क्यू माइनस बी की क्यू। देखा है ना? यदि हम ए का मान 3 रख लें तो देखा ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ये फॉर्मूला। जब इसे खोलेंगे, इस वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। यही तो बनेगा। यही तो इसके गुणनखंड है। इस फॉर्मूले के यही तो गुणनखंड है। तो इसकी तो कोई खास वैल्यू है नहीं, मतलब वैल्यू तो है इसकी अपनी जगह, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मान उठपटांग है ना। ये सीधा सीधा a माइनस बी। तो ये क्या है? जब हम इसे विभाजित करेंगे तो किससे करेंगे? a माइनस बी से। तो समझ में आ गई होगी ये बात, a माइनस बी से क्यों होगा? क्योंकि हमने क्यू रख लिया, यानी कि n यदि भी एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो हमने ऑड नंबर रख के देखा, a की क्यू माइनस बी की क्यू। तो ये संख्या कब कटेगी? a माइनस बी से। ए बी यानी कि इनकी घात यदि विषम संख्या हो तब। तो नेक्स्ट, अब ये तो था माइनस का। जब प्लस आ जाए, जब प्लस आ जाए, ए की घात n माइनस बी की घात n, सॉरी, जब प्लस आ जाए, प्लस। ये भी कब? ये भी कब? जब n एक विषम संख्या हो, यानी n ऑड नंबर हो। क्या हो? ऑड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। तो पहले वाले में था माइनस, इसमें क्या है? प्लस। तो प्लस यहां क्या रख के देखें? यहां क्या रख के देखें? स्क्वायर रख के देख लें। मतलब ये क्या है? प्लस। तो n की वैल्यू क्या है? 3 ही रहेगी, मतलब 3 ही रहेगी। क्या रहेगी? 3, क्योंकि विषम संख्या कहा है ना इसने। तो ये बनेगा a की क्यू प्लस b की क्यू। a की क्यू प्लस b की क्यू। जब इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे तो क्या बनेगा? पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैंने बताया था इसके दो फैक्टर बन गए। तो इस वाले फैक्टर की यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, इस वाले की तो है नहीं, इसकी है ना इसकी। तो ये क्या बना? ए प्लस बी। यदि n के मान विषम है, यानी कि ऑड नंबर है, और ये प्लस है ए प्लस बी, तो ये संख्या कब कब विभाजित होगी? तो ये होगी ए प्लस बी से, ए प्लस बी से विभाजित होगी। ए प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ गया? प्लस माइनस चिन्ह, प्लस माइनस समझ में आ गए होंगे। कब? यदि वो एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं। अब चलते हैं हम, यदि
घात सम संख्या हो तब, यानी n सम संख्या हो तब, a की घात n माइनस b की घात n, यदि n सम संख्या है, यानी n सम संख्या है। क्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर n जब सम संख्या है तो इसे क्या मान ले अपने पास से, इसे 2 मान लें। तो आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा? पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही तो बनेगा। पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि जब ये विभाजित होगी तो ये ए प्लस बी से भी हो सकती है और ए माइनस बी से भी हो सकती है, लेकिन कब? जब n का मान सम संख्या हो, यानी कि ये n क्या है, सेम ही तो है भाई, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, n m थोड़ी लिखा है मैंने, n ने लिखा है। तो ये दोनों समान और सम संख्या हो तब, तो ये किससे विभाजित होंगी? a प्लस बी से और a माइनस बी से विभाजित होंगी। ठीक है, ये चीज भी आपके समझ में आ गई माइनस की, यदि एक n एक सम संख्या हो। अब आगे चलें, प्लस हो तो, प्लस हो तो n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, यदि n एक सम संख्या हो तो ये संख्या कब कब कटेगी? ये कटेगी, ये किससे कटेगी? तो साथियों a प्लस बी, ना तो ये इससे कटनी a प्लस बी से, और a माइनस बी ना ये इससे कटनी, यानी कि इसका कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसी कोई इन दोनों में से किसी से नहीं कटेगी, इन दोनों में से किसी से नहीं कटेगी, ना तो इसका ये गुणनखंड है ना ही ये है, तो ये किसी से नहीं कटेगी। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना? दिमाग में ये बात आ रही होगी, यदि इससे रिलेटिव प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देखो, a कोई संख्या a है, यदि उसकी घात n है और इसकी घात m है, कोई संख्या a है, a की घात n और उसकी घात m, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ गुणाम में घात है, जो घात की घात हो, a n m, यानी कि a की घात n m। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसे कैसे लिखेंगे? जैसे इसकी पावर, यानी कि मान लो कोई संख्या 5 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो ये एग्जाम्पल है। तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? ऐसे 5 की पावर 6, जब इसकी पावर तो गुणा हो जाती है, इसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 6, 2 थी 6, तो यही काम मैंने यहाँ करा है। तो a की पावर n थी और इसकी पावर क्या थी? m, तो मैंने क्या कर दी? गुणा कर दी। तो यहाँ गुणा का चिन्ह तो लगेगा नहीं, n m, सीधी सी बात है, गुणा ही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक चीज और है लास्ट, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंडो प्लस डी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n, की पावर n, इसकी पावर n, इसकी पावर n, यदि यहाँ भी n क्या है, यहाँ भी n एक विषम संख्या है, यहाँ भी n क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये संख्या, इतनी बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, कब कटेगी और कैसे कटेगी? कब, यानी कि इसके जो घातें समान हो और एक ऑड नंबर हो, यानी विषम हो, तो ये कब कटेगी? ये हमेशा इससे कटेगी। किससे कटेगी? इसी से कटेगी। इन चारों का योग जो आएगा, इन चारों का योग जो आएगा उससे कटेगी।
तो ए से डी तक कुछ भी मान हो सकता है, मान लो 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है, अपनी तरफ से माना है ये मैंने, यानी कि मान नहीं होते ये। तो 4 3 7 3 10, तो ये संख्या हमेशा 10 से घटेगी। तो ए बी सी डी का मान कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो ये चीज नोट कर लेना, याद कर लेना, आगे क्वेश्चन आएंगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा हमारे देखो क्वेश्चन आ गया अब, ठीक। संख्या n को 13 से भाग देने पे, यानी 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा जबकि n बराबर क्या है। तो n के मान तो दे रखे हैं हमें, यानी ये 4 संख्याएं, तो कुछ भी दे दो। अब इसने कहा संख्या n को, और n के मान हमें इसने दे रखे हैं, तो कितना इजी हो जाएगा, हम यहीं यही भाग कर लेते हैं, या तो संख्या यहाँ लिख के भाग कर लो, हम यहीं भाग कर लेते हैं, तो चीजें इजी हो जाएंगी ना। 13 कम 13 कितना बचा, 7, 71 हो गया, 13 पंजे 65 कितना बचा, 6, 6 बचा, तो कितना हो गया, 69 हो गया, 13 पंजे 65, तो यहाँ शेष कितना बच गया, 4, कितना बच गया, 4। आगे आ जाइए, ये 2020 है। अब जब 2019 में 4 बच रहा है तो 20 में कितना बचेगा, 5। लेकिन देख लेते हैं एक बार भाग दे के, कहीं ये गलत हो गया हो, है ना। 13 कम 13 कितना बचा, 7, 7 2 72, 13 पंजे 65 कितना बचा, 7, 7 जीरो 70, 13 पंजे 65 कितना बचा, 5। आ गया ना 5, यानी कि ये भी ठीक था और ये भी ठीक है। अब यहाँ के 2022, तो यहाँ 2 और ऐड कर दो, 7 हो जाएगा, यहाँ भाग दोगे, दे लेना अपने आप, यहाँ 7 होगा और यहाँ 8 होगा, ठीक है। अब बीच में काय के चिन्ह है, गुणा के चिन्ह है, तो हम भी गुणा ही करेंगे। क्या करेंगे, 4 पंजे 20 कितना हो गया, 20, और 7 अट्ठे 56। या तो इसकी पूरे की गुणा कर लो, और यहाँ भी तोड़ना चाहो तो यहाँ भी तोड़ लो, कैसे टूटेगा, अच्छा देखते हैं। 4 पंजे 20, और 20 में हम 13 का भाग देंगे तो कितना शेष आवेगा, 7 आवेगा या नहीं आवेगा, आवेगा गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ 7 सत्ते 49, 49 में 13 का भाग दे लो, 13 तिया 39, कितना शेष बचा, 10, यानी 7 सत्ते 49, 13 तिया 39, तो हमने जब 49 में 13 का भाग दिया, 13 ही तो कह रहा है, तो 10 शेष बचा, कितना आ गया, 80। अब 80 में फिर भाग दे लो, कितने का, 13 का, 13 छिंग 78, कितना शेष बचा हमारा, 2, कितना बचा शेष, 2। तो चीजें कितनी इजी हो गई है ना, कितनी इजी हो गई। तो शेषफल कितना आया, 2, कितना आया, 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, देखो ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह किस चीज का है, 1 आगे कुछ चिन्ह है, ये क्या है, ये है फैक्टोरियल। तो कुछ भाइयों ने पढ़ रखे होंगे, कुछ कुछ ने नहीं पढ़े होंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है, देख लेते हैं, कोई भी एक संख्या उठा लो। अच्छा हम 5 उठा लेते हैं, 5 उठा लो, 4 उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये क्या है 5, और ये क्या है फैक्टोरियल। जब इसे तोड़ेंगे तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं, पहले 5 लिखो, जिस संख्या का फैक्टोरियल दे रखा है सबसे पहले वो संख्या लिख दो, और एक कम करके गुणा करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, गुणा। जो भी आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। आ गया समझ में, अच्छा ठीक है। 3 का फैक्टोरियल बताओ कितना है, 3 का फैक्टोरियल कितना है, कितना होगा 3 का, कितना होगा, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। आ गया ना, तो चीज समझ में आ गई होगी, फैक्टोरियल क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्या है ये, एक फैक्टोरियल, तो एक का हम क्या लिखेंगे, एक का हम क्या लिखेंगे, एक का एक ही लिखेंगे, एक का एक ही लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल, 2 का क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल, 3 का क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, बिल्कुल सही है। 4 का क्या लिखेंगे, 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बिल्कुल सही है। यहां तक गुरुजी समझ में आ गया। आगे क्या लिखेंगे, ऐसे ही 5 का लिख लो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी अब ऐसे कि हम 100 तक लिखेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे साथियों, बिल्कुल नहीं। 100 तक हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, अब ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हम इन चीजों को यही समझते हैं। इसने क्या कहा है, यानी कि 100 तक फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, 5 से
भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? आगे देख लो। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे आ क्या हो जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हमने कहां तक लिख लिया? 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल तक लिख लिया ये हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी गुणा करनी है नहीं करनी? तो एक की कितना आ जाएगा? एक का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 3 12 दूनी, इसका कितना हो गया? 24। अब देखो सीधी सीधी सी बात है, हम क्या करते? एक, यहाँ एक है, 2 में गुणा कर दो 2। अब यहाँ तक हमें पता है 2 आ गया, 2 तिया 6। अब हमें पता है यहाँ तक 6 आ रहा है, तो 6 चौक 24। अब हमें पता है यहाँ तक 24 आ रहा है, तो 24 पंजे 120। आ रहा है ना समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी हमारा यहाँ तक कितना आ रहा है? 120। अब 120 की 6 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 720। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे ही 720 की 7 में गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 0। 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, यानी कि 50 40। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब सीधी सी बात है, एक चीज मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं तुम्हें, जहां 1 2 और 1 5 होगा वहां अपने आप 0 बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और सीधी सी बात है, हमें 0 भी नहीं लेनी, 0 भी नहीं लेनी। अब इसके कितने फैक्टोरियल होंगे? कितने भी होंगे तो 5 तो हर एक में आवेगा। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बढ़ाते जाओ तो 5 तो हर एक में आवेगा। तो सीधी सी बात है, इसके आगे जितनी भी संख्या आएंगी 5 से डिवाइड हो जाएंगी सारी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? वहां क्या आवेगा? शेषफल 0 आवेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगी, 5 से ये भी कट जाएगी। यदि मैं इसके नीचे 5 लिख लूं तो 5 से 5 कट रही नहीं कट रही? 5 तो कट ही रही है ना, तो संख्या भी कटी जाएगी जब एक कट गई। तो ऐसे ही मैं इसके नीचे 5 लिख लूं तो ये भी कट जाएगी, ऐसे ही मैं इसके नीचे 5 लिख लूं तो ये भी कट जाएगी। तो ऐसे ही आगे की सारी संख्या 100 तक कट जाएंगी। तो हमें आगे से तो हमें कोई मतलब नहीं है ना बढ़ने का ना कुछ। ये तो मैंने यहाँ तक इसलिए बताया कि तुम्हारी समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब इतना कर लें गुरु जी? बिल्कुल कर लो। 24 6 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 2 32 और 1 33, कितना हो गया? 33। अब हमें 33 को ही 5 से भाग देना है, ना कि सब में देना था। अब 33 में 5 से भाग देना है, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3। कितना आ गया? 3। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 3। 3 आंसर है इसका। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, यानी ये तो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही हैं। ऐसे 7 की पावर 16 हो गई। अच्छा ठीक है, अब हमें हमें दिखाई दे रहा को 6 से भाग देने पर क्या है? 6 से भाग देने पर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो हमें क्या काम करना है? इसके बटे में अपनी तरफ से 6 लिख लें, भाई 6 से ही तो भाग देना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है? हम 7 में 6 का भाग दे लेंगे। जब 7 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आवेगा? 1 आवेगा गुरु जी। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ही यहाँ आएगा, एक ही यहाँ आएगा, और एक ही यहाँ आएगा, एक ही यहाँ आएगा, एक ही यहाँ आएगा, यानी कि डॉट 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 यहाँ तक कितनी 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 घात थी? 16 घात थी। तो यानी कि जो एक आया हमारा, 16 बार एक आ गया। और जब 16 बार एक आएगा तो बीच में क्या आएगा? चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो हम 16 बार एक को जोड़ेंगे, तो जब इनका योग कितना हो जाएगा? 16 ही तो हो जाएगा। भाई एक एक ही तो जोड़ रहा है, कोई ज्यादा थोड़ी जोड़ रहा है, एक एक जोड़ रहा है। तो इनका योग कितना हो गया? 16। अब 16 में 6 का भाग दे दो। बिल्कुल सही है, दे दिया गुरु जी। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 ही सही आंसर है तुम्हारा, 4 ही सही आंसर है तुम्हारा, 4 ही है आंसर तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया गुरु जी। ठीक है, तो मार दो क्लिक, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 27 की पावर 29 प्लस 23 की पावर 29 प्लस 37 पावर 29 प्लस 13 की पावर 29 को 50 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अभी पढ़ाया था ना मैंने, 4 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले क्या समझाया था ना मैंने। तो वही तो है ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, वही तो आ गया, वही तो आ गया। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई होगी, गुरु जी तो तुमने सिखाया था, क्या सिखाया था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किससे विभाजित होगा?
इन चारों संख्याओं के योग से। इसी से तो विभाजित हो रहा था। कब हो रहा था? जब n एक विषम संख्या हो तभी तो n है विषम या नहीं है? बिल्कुल है ना। 29 29 क्या है? विषम ही तो है। बिल्कुल है। तो इन चारों को जोड़ दो ना, जोड़ दो, जो आएगा उसी से ये विभक्त होगा, यानी उसी से विभाज्य होगा। तो 27 23 कितने हो गए? 50 हो गए। 37 13 कितने हो गए? ये भी 50 हो गए। 50 50 कितने हो गए? 100 हो गए। यानी कि ये जो संख्या है 100 से कटेगी, कटेगी ना? बिल्कुल कटेगी। आ गया होगा अब तो समझ में। अब इसने क्या कहा है? इसको यानी कि संख्या को 50 से भाग दिया जाए। 50 से। अब हमें पता है जो 100 से कट रही है तो 50 से कटेगी नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। जब ये संख्या 100 से कट रही है तो ये इसी का गुणनखंड है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो जब 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? जब इससे कट गई तो शेषफल क्या आएगा? शून्य ही तो आएगा, जीरो ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया गुरुजी। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसे करके दिखाओ, है ना? ऐसे करके दिखाओ। चलो हम ही करते हैं। के किन मानों के लिए? के किन मानों के लिए? यानी कि 33 की पावर के। 33 की पावर के। अब यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, 33 की पावर के दे दी। 33 की पावर के दे दी। -1 यानी -1 संख्या 17 से निम्न में से किससे विभाज्य है? यदि ये नंबर है, इसका मतलब ये है ये 17 से कट रही है पूरी पूरी। तो के किन मानों के लिए? तो हम यहाँ के का क्या मान रखें? चार ऑप्शंस दे दिए इसने कि हम के का क्या मान रखें कि ये संख्या 17 से पूरी पूरी कट जाए। तो पूरी पूरी कब कटेगी देख लेते हैं, ठीक है। 33 में से एक गया, 33 में से एक गया, कितना आया? 32। 32 कट जाता है 17 से? नहीं कटता ना। ठीक है, नहीं कटता। ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई होगी। यदि हम इसे माइनस करते, माइनस कब करते? कब करते माइनस? यदि n क्या है? एक विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम संख्या है। तो माइनस तभी तो करते। तो पहला तो है नहीं, क्यों नहीं है? ये दोनों कब माइनस होते? अच्छा, के किन मानों के लिए? यहां भी आप के ही मान लो, मानो मत मानो, एक की पावर कितनी भी मान लो, कोई फर्क ना पड़ा है ना? कोई फर्क ना पड़ा है। अब ये घात समान होगी नहीं हो गई? भाई 33 की पावर के है, एक की पावर के है, दोनों घात समान हो गई। जब दोनों घात समान हो गई, अब ये क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या है, तो मैं कुछ भी रख दूं यहाँ, 29 29 रख दूं, 21 21 रख दूं, या 11 11 रख दूं, कुछ भी रख दूं। तो जब यहाँ माइनस है तो मैंने बताया था ना विषम नंबर a माइनस बी से ही तो वो विभाजित होता है, a माइनस बी से। तो a माइनस बी कितना आवेगा? 32 आवेगा। कितना आवेगा? 32 आवेगा। तो पहला तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुरुजी। दूसरा, के एक सम संख्या है, के एक सम संख्या है, रख के देख लें। के यानी कि के एक सम संख्या है, तो सम क्या है? दो, दो मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने बताया था ना, जब एक सम संख्या हो तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि जब सम संख्या हो तो दोनों बनते हैं नहीं बनते? दोनों बनते हैं। ये चीज समझ में आ गई। जब दोनों बन रहे हैं तो a माइनस बी से तो 32 हो रहा था, a प्लस बी से कितना हो रहा है? 33 एक 34 हो रहा है ना। और 17 से 34 कटता नहीं कटता? कट जाता है गुरुजी। तो बिल्कुल यूं ही सही है मेरे प्यारे साथियों, यही सही है, दूसरा ही सही है। आगे जाने जाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा के सभी मानों के लिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। के का भाज्य नंबर है, ये तो है ही नहीं। जब ये विषम से नहीं बन रही तो भाज्य से बनेगी। ठीक है, तो के क्या है? एक सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कुछ दे दिया 58 इंटू 52, यानी कि 58 गुणा 52 प्लस 35 गुणा 36 गुणा 37 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब बताया था ना मैंने, भाई गुणा मत करो, गुणा मत करो, करने की जरूरत ही ना, गुणा यहीं कर दो। जब हम 58 में 17 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 ते 51, कितना शेष बचेगा? 7 बचेगा। बचेगा ना 7? बिल्कुल समझ में आ गया गुरु जी। इंटू 17 ते 51 है, कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। आ गया ना समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया गुरु जी। चलो आगे चलो। 35 यानी कि 17 दूनी 34, कितना शेष बचा? 1 बचा। इंटू 17 दूनी 34, कितना शेष बचा? 2 बचा। 17 दूनी 34, कितना शेष बचा? 3 बचा। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी साथियों को।
आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6 एकम 6, 7 6 13। यदि मैं 13 को 17 से भाग दूं तो क्या शेषफल होगा? क्या शेषफल होगा? 13 ही तो होगा, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा, भाग ही नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जाता, कोई छोटी संख्या हो और भाजक बड़ा हो, यानी भाज्य छोटी संख्या हो और भाजक बड़ा हो और हम उसे भाग दें, तो हमेशा जो भाज्य होगी वही तुम्हारा रिमाइंडर होगी, वही तुम्हारा शेषफल होगी। तो यही हमारा क्या है? शेषफल है। ठीक है, यही हमारा शेषफल है। जब भाजक बड़ा हो, भाज्य छोटी हो, वही हमारा शेषफल होती है, क्योंकि जाता ही नहीं है। ठीक है, ए आंसर है गुरु जी, बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 की पावर 29, 17 की पावर 29 प्लस 58 की पावर 29 प्लस 12, 12 की पावर 29 को 29 से ही भाग दिया जाए। भैया 29 से ही भाग दे रहा है। कितने से भाग दे रहा है? 29 से ही भाग दे रहा है। तो शेषफल क्या बचेगा? अब देखो, है तो पावर आ रही है, पावर आ गई ना। अब आप ये सोचोगे गुरु जी आपने 4 वाला तो हमें बता दिया था, यदि 4 हो तो हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से योग करके भाग दे के देख ले रहे कट रही ना कट रही। लेकिन 3 वाला तो आपने समझाया ही ना। नहीं समझाया तो अब समझ लो बच्चों, नहीं समझाया तो अब देख लो। 17 की पावर 29 प्लस 58 की पावर 29 प्लस 12 की पावर 29 कितने का भाग दे रहा है? 29 का। इतने का ही दे रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बात है। अब आगे आ जाओ। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, 58 29 से कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है, तो इसे काट दो। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि हम इसका भाग इसमें देंगे तो शेषफल कितना आवेगा? 0 आवेगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास कितनी बची? 2 संख्या बची। कितनी संख्या बची साथियों? 2। एक तो 17 की पावर 29, 17 की प्लस 12 की पावर 29, ये दो तो बची। अब हमें इन दोनों संख्याओं को 29 से भाग देना है, इन दोनों को देना 29 से भाग, इन दोनों को देना है। तो ये चीज तो मैंने बता दी थी, यदि इनकी एक मतलब इनकी घात विषम संख्या हो तब कौन सा फैक्टर लगेगा। यदि प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, यही तो था। यदि n एक विषम संख्या हो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो 17 12 कितने हो गए? 29। तो यू संख्या इसका जो फैक्टर बनेगा 29 ही बनेगा, और इससे से काट लो। तो शेषफल क्या आएगा हमारा? शेषफल क्या आएगा? 0। बिल्कुल समझ में आ गया गुरु जी, आ गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। 115, 115 की पावर 126 माइनस 4 की पावर 126 संख्या इनमें से किससे विभाज्य है? अब देखो यहाँ क्या है, इनकी पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर है। बिल्कुल, ये चीज तो तुम्हारी समझ में आ रही होगी। तो इवन नंबर का क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? इवन नंबर का यही तो बताया था मैंने, ए प्लस बी से भी कटेगी, ए माइनस बी से भी कटेगी। अपनी नजरों में ही बना लो ना इसे। घात 2 मान के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो, जब खोलेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो हो रहा है, यही तो हो है। बिल्कुल सही बात है। तो जो इसका विभाज्य है, यानी कि जो इसके फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी बनेगा और ए माइनस बी बनेगा। तो ए प्लस बी कितना है? यानी कि 115 प्लस 4 कितना हो गया? 119। यानी कि ये 119 से भी कटेगी। बिल्कुल सही बात है। और ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया? -4 कितना हो गया? 111। ये 111 से भी कटेगी। बिल्कुल सही बात है 119 111? नहीं है, नहीं है। अब देखो 119 से कट रही है तो हमें पता है 119 से कट रही है। अब 119 के भी फैक्टर कर लो, 119 के भी फैक्टर कर लो। 17 सत्ते 17 सत्ते 119 हो में ना हो में? बिल्कुल हो में गुरु जी, तो हो गए फैक्टर। अब 111 का भी फैक्टर कर लो, 111 का भी। 37 थिया, 37 थिया 111 हो में या ना हो में? 37 थिया 111 हो में ना हो में? बिल्कुल हो में। अब इसके 4 फैक्टर बन गए, इसके 4 फैक्टर बन गए। 17 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 37 से भी, 3 से भी। अब ये 4 4 से कट रही है। अब देख लो ऑप्शन में क्या है। केवल 17, केवल 17 तो ना है। केवल 37, केवल 37 भी नहीं है। केवल 7, ये भी नहीं है। उपयुक्त सभी से, बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त सभी से। 3 और होता तो 3 भी ऐड हो जाता है इसमें,
क्योंकि 3 से और कट रही है, 3 से भी कट रही है, 119 से भी कट रही है, 111 से भी कट रही है, 17 से, 7 से, 37 से और 3 से, ये सबसे ही कट रही है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो, ये अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो तो ये क्या है, ये 7 की पावर 2k है। कितना है, 7 की पावर 2k प्लस ये 5 की पावर 2k है। क्या है, 5 की पावर 2k। अब ये कह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 32 है, इसे हटा दो। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। अब ये क्या कह रहा है, 7 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, जहां k एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आप ये सोचोगे, गुरुजी आपने अभाज्य संख्या के तो पढ़ा ही नहीं हमें, आपने तो सम और विषम बताए। बिल्कुल सही बात है, मैंने तो तुम्हें पढ़ाई ना भाज्य संख्या के, मैंने तो तुम्हें सम और विषम पढ़ाए, होम ही सम विषम के, तो मैं भाज्य क्यों पढ़ाता। अब सवाल आ गया तो देखे ले, तो भाज्य क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाज्य, सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हो में ना हो में, बिल्कुल हो में, सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या हो में ना हो में। अच्छा तुमने देखा है कोई अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या है? नहीं है गुरुजी, नहीं है ना। तो ये अभाज्य है, यदि अभाज्य दे दिया तो तुम इसे अपनी तरफ से विषम मान लो, अपनी तरफ से विषम ही मान लो, क्योंकि यानी अभाज्य कह दी, और सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हो में। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। तो ये चीज समझ में आ गई नहीं आई, आ गई ना, आ गई। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अब ये जो सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, जो लिखा है, या मैं ऐसे लिख सकूं, 7 की पावर 2 की पावर k, लिख सकूं ना लिख सकूं, बिल्कुल लिख सकूं। अभी तो बताया था a की पावर n और n की पावर m बताया था ना अभी, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n m बताया था ना, तो ऐसे लिख सकूं, प्लस प्लस 5 की पावर 2 और इसकी पावर k। ठीक है, इसे लिख सकूं ऐसा ना लिख सकूं, बिल्कुल लिख सको गुरु जी। तो आगे देख लो, यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 49 की पावर k प्लस 25 की पावर k। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, कितना इजी है ना। हाँ यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है, k क्या है, अभाज्य कह रहा था, तो हम तो विषम मानेंगे, विषम मानेंगे ना। तो विषम में क्या था हमारा, यदि प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, यही तो था हमारा। क्या था, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 9 5 14 का 4 हासिल 1, कितना हो गया 74। इसके जो गुणनखंड बनेंगे, या ये संख्या जिससे भी कटेगी, वो पहला क्या है 74। अब 74 अभी तोड़ सके हम, यदि ऑप्शंस में ना मिले तो 74 भी तोड़ सके, लेकिन क्या 74 हमारा ऑप्शंस में है या नहीं है, बिल्कुल है, तो यही आंसर है। मार दो स्क्रीनशॉट, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 की पावर 48 माइनस 40 की पावर 48 संख्या इनमें से किससे विभाज्य है। तो क्या है, कितना इजी है, इजी है ना, ये तो बहुत इजी है, ये तो सम है, इसकी घात सम है, तो बताया ना मैंने। ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, ए प्लस बी ए माइनस बी, यदि हम माइनस चिन्ह है और घात सम है, तो बताया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बने, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो बने। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यदि मैंने जोड़ूंगा तो क्या बनेंगे, 4 4 7 4 11, जोड़ने पे क्या बन जाएगा 114, और घटाने पे क्या बन जाएगा 34, यानी कि इसके 114 और 34 दोनों ही गुणनखंड है या नहीं है, बिल्कुल है। तो केवल 114 नहीं, केवल 34 नहीं, दोनों हैं। कितने हैं, दोनों हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 90 प्लस 9 की पावर 90 को 65 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा। अच्छा यहाँ तो भाग दिलवा रहा है, यहाँ तो भाग दिलवा रहा है, तो संख्या दे दी, क्या है, संख्या दे दी। अच्छा, ये चीज क्या है, ये मैंने बताई नहीं, इसका ना तो ए प्लस बी बनता और ना ए माइनस बी बनता। किसका, किसका नहीं बनता, यदि ए की पावर मतलब ए कब, जब जब एक सम संख्या और बीच में प्लस का
प्लस का चिन्ह, ठीक है, यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n। यदि यहाँ क्या है, n एक सम संख्या है, तो बताइए ना मैंने, ना तो इसका u1 है, ना इसका ये1 है, फिर इसे कैसे करेंगे? ये तो नया सवाल आ गया गुरुजी। बिल्कुल करेंगे, इसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या कही, मैंने एक चीज बताई ना, a की पावर n उसकी पावर m, तो है इसी रूप में लिख दो, या मैं ऐसे लिख सकूं 7 की पावर 2 की पावर 45, लिख सकूं ना लिख सकूं? बिल्कुल लिख सकूं। तो ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई होगी, 45 तो नहीं 90 है, बिल्कुल लिख सकूं, बिल्कुल सही बात है। अब या मैं ऐसे लिख सकूं 9 की पावर 2 की पावर 45, लिख सकूं ना लिख सकूं? बिल्कुल लिख सको। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, इसकी पावर 45 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, इसकी पावर 45। अब क्या बन गई है घात? बन गई ना विषम संख्या। तो विषम का क्या बताया था मैंने? प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, यही तो था। अब ये क्या है? ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 81 और 49 कितने हो गए? 130। कितने हो गए? 130। अब कह रहा 65 से भाग दिया जाता है, कितने से? 65 से। दे दो 65 से भाग, 65 दूनी 130। शेष पल बचा कुछ? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ये अब आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, आप अपने आप करोगे, ठीक है? और इसका जो सॉल्यूशन हम कल बताएंगे, जिस पे नहीं होगा तो आप कल देख लेना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।